जय हिंद साथियों। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग लेके आ गए हैं साइंस का एक और नया सीरीज मोस्ट वीवीआई प्रश्न। चलिए शुरू करेंगे पहले प्रश्न से, बिल्कुल भी वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे। देखिए पहला प्रश्न आपका क्या है कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। आपको जवाब देना है क्या आरबीसी का है या डब्ल्यूबीसी का है या फिर पट्टिकाणु का है या फिर जीवद्रव्य जिसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। तो मेरे छात्रों इसका आप लोग जवाब देते चले कि हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है। देखिए कुछ बातें आप ये जान लीजिए कि आरबीसी से और क्या क्या आपका सवाल बन सकता है। तो देखिए आरबीसी ना मेरे छात्रों इसका जीवन काल 120 दिनों का होता है, इस बात को भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके देखिए आरबीसी का निर्माण कहाँ पे होता है, तो ये आपका होता है अस्थि मज्जा में। कहाँ पे होता है, अस्थि मज्जा में। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा कि आरबीसी का निर्माण कहाँ होता है, अस्थि मज्जा में। और ये भी पूछ सकता है कि आरबीसी का कब्रिस्तान कहाँ है, तो आपका कहाँ होता है प्रिय छात्रों, तो आपका पलीहा में होता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो देखिए हीमोग्लोबिन किसका महत्वपूर्ण घटक है, तो आपका आरबीसी का है। किसका है, आरबीसी का महत्वपूर्ण घटक है। एक बात और आप और जान लीजिए कि इसी के कारण खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। और हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है मेरे साथियों, इसमें लोहा यानी Fe पाया जाता है। अब बताइए इससे रिलेटेड कोई भी अगर आपका सवाल पूछेगा तो क्या आपसे आप छोड़िएगा। और अगर जानिएगा तो ये भी जान लीजिए कि डब्ल्यूबीसी जो है मेरे साथियों ये क्या करता है, रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी आपके शरीर को रोग से लड़ने के लिए कौन आपका जिम्मेवार है, तो आरबीसी डब्ल्यूबीसी है मेरे साथियों। अब बताइए चलिए इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न आपका ये रहा कि निम्नांकित भोजन में से किससे प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। देखिए इनमें से किस में से ना प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त करने की जब भी बात करें तो आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों, वसा जो होता है इसमें प्रति ग्राम सर्वाधिक ऊर्जा आपको प्राप्त होता है वसा से। अगर वहीं पे बात करें कि डायरेक्ट अगर आपको एनर्जी चाहिए डायरेक्ट एनर्जी, तो ये आपका क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ये आपका हो जाएगा आपका कार्बोहाइड्रेट हो जाएगा जिससे डायरेक्ट एनर्जी मिलता है। उसके साथ ये भी जानते हैं कि कार्बोहाइड्रेट जो है इसको क्या बोला जाता है, इसको एक और नाम से जाना जाता है, इसको ईंधन के नाम से जाना जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए हम लोग थोड़ा एक्सप्लेनेशन करते हैं क्योंकि भी आपका एग्जाम का कुछ वक्त बचा हुआ है। देखिए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। बताइए आप लोग कौन सा विटामिन आपका प्रतिरक्षा प्रदान करता है। क्या विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन के, विटामिन ई। बताइए कौन सा विटामिन प्रतिरक्षा प्रदान करता है। तो प्रिय साथियों आप सबको पता है कि विटामिन सी जो है ये क्या करता है आपका प्रतिरक्षा, ये क्या करता है आपका प्रतिरक्षा करने का काम करता है। कौन प्रिय साथियों, विटामिन सी करता है। और आप ये भी जानते हैं कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इस बात को भी आप लोग जानते हैं। उसके बाद आप ये भी जानते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या होता है, रतौंधी होता है। क्या होता है, रतौंधी होता है विटामिन ए की कमी से। इस बात को भी आप जानते हैं मेरे साथियों। और विटामिन के की कमी से क्या होता है, खून जो होता है आपका वो थक्का नहीं जमता। खून जो आपका ये थक्का नहीं जमता विटामिन के की कमी के कारण। और विटामिन ए की कमी के कारण क्या होता है, एनीमिया हो जाता है मेरे साथियों। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। चलते हैं 3 के बाद चौथा प्रश्न में। देखिए चौथा प्रश्न आपका क्या है कि पित्त यानी जो बाइल होता है वो जमा होता है। कहाँ पे जमा होता है, क्या पित्ताशय में या फिर ग्रहणी में या यकृत में या फिर पलीहा में। तो देखिए बहुत आसान सा प्रश्न था कि पित्त कहाँ जमा होता है। तो देखिए पित्त आपका जमा कहाँ होगा, पित्ताशय में जमा होगा। कहाँ होगा मेरे साथियों, पित्ताशय में ये आपका पित्त जमा होता है। लेकिन आपका यहाँ से ये भी प्रश्न बन सकता है कि ये जो पित्त है मेरे साथियों इसका निर्माण कहाँ पे होता है, ये बनता कहाँ पे आपका। तो देखिए आप ध्यान रखिएगा इसका उत्पादन यानी ये बनता आपका कहाँ पे है, ये आपका यकृत में बनता है। कहाँ पे, यकृत में। इस बात को आप ध्यान रखिएगा कि यहाँ कहाँ बनता है, यकृत में बनता है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और अगर ये भी पूछे कि ये किसका काम करता है, तो ये वसा को पचाने का काम करता है। किसको, वसा को पचाने का काम करता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। बताइए इसका निर्माण कहाँ हो गया, यकृत में। जमा कहाँ होता है, पित्ताशय में। और किसका काम करता है, वसा को पचाने का कार्य करता है। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में। देखिए अगला प्रश्न है, इसी तरह से आप लोग मेहनत करते चले। देखिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा जीव अपनी त्वचा से सांस लेता है। देखिए आप जानते हैं कि मछली जो है ये मछली गिल्स यानी गिल्स से सांस लेता है मछली। इस बात को आप जानते हैं। और हम लोग किससे सांस लेते हैं, फेफड़ों से सांस लेते हैं। लेकिन एक ऐसा भी जीव है जो अपना त्वचा से सांस लेता है, और वो कौन है, मेंढक है। ये कौन है मेरे साथियों, मेंढक है। मेंढक क्या करता है आपका, त्वचा से भी सांस लेता है। कैसे, देखिए मेंढक जो आपका है ना ये उभयचर है। उभयचर मीन्स क्या हो जाता है मेरे साथियों, जो जल में भी रहता है और जो स्थल में भी रहता है। आप देखिएगा मेंढक को जल में भी रहते हुए देखिएगा और स्थल में भी देखिएगा जब वो आपका इसीलिए मेंढक क्या करता है मेरे साथियों, इसको उभयचर कहा जाता है। और ये आपका त्वचा से भी सांस लेता है। और इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 5 के बाद छठा प्रश्न। देखिए छठा प्रश्न क्या है कि निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण गिरगिट रंग बदलती है। देखिए आप लोग ये कहावत जानते हैं कि गिरगिट क्या करता है, सिचुएशन के हिसाब से अपना रंग बदलते रहता है। तो किसकी उपस्थिति के कारण, क्या हीमोग्लोबिन की उपस्थिति के कारण या फिर वर्ण की लवक के कारण या फिर क्लोरोफिल के कारण या फिर वातरंध्र के कारण। फिर साथियों बताइए। तो देखिए आप तो ये जानते हैं कि हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है, इसमें लोहा पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। और इसी की मौजूदगी के कारण खून का रंग कैसा होता है, लाल होता है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद देखिए प्रिय साथियों क्लोरोफिल जो है इसकी मौजूदगी के कारण पत्तियों का रंग कैसा होता है, हरा होता है। और वातरंध्र जो है ये आपका
आपका पत्तियों में पाया जाता है, इसको स्टोमेटा बोला जाता है। तो देखिए प्रिय साथियों, किसकी मौजूदगी के कारण, तो वर्णी लवक जो है, वर्ण की लवक इसी की मौजूदगी के कारण ना ये क्या करता है, गिरगिट अपना रंग को बदलते रहता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 6 के बाद 7वां प्रश्न में। देखिए 7वां प्रश्न आपके स्क्रीन पे ये रहा कि नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके वंशागत हुए गुणसूत्र द्वारा किया जाता है। देखिए एक जो बालक होता है ना, उसका लिंग का निर्धारण कौन करता है, तो उसका लिंग का निर्धारण प्रिय साथियों आप ध्यान रखिएगा, उसका लिंग का निर्धारण उसके पिता करता है, उसकी माता नहीं करती है, क्योंकि माता के अंदर ना XX ही क्रोमोसोम पाया जाता है और पिता के अंदर XY क्रोमोसोम पाया जाता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि जो बच्चा आता है दुनिया में, देखिए ये अगर अपना X देगा और ये अपना, ये तो हर कंडीशन में X ही ना देगी, हर कंडीशन में ये X ही देगी। उसके देखिए यहाँ पे क्या बेटी पैदा हो जाएगा, लेकिन ये अगर अपना Y दिया, ये तब भी तो X ही देगी, ये X दी और ये Y दिया, तब क्या बन जाएगा, लड़का हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान रखिएगा कि लिंग का निर्धारण के लिए कौन मुख्य भूमिका निभाता है मेरे साथियों, तो उसका पिता निभाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा, उसका कौन, पिता निभाता है। इस सवाल का जवाब आपका ये रह जाएगा। देखिए अभी हमारे समाज में क्या होता है कि किसी का अगर बेटा पैदा नहीं होता है तो वो दोष किसको दिया जाता है, उसकी माता को दिया जाता है, और उस बहू को घर में बहुत डांट डपट किया जाता है। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, वो गलती किसका होता है, पिता का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान रखिएगा। चलते हैं 7 के बाद 8वां प्रश्न में। 8वां प्रश्न में आपका देखिए प्रिय साथियों, 8वां प्रश्न आपका क्या है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। तो आप लोग थोड़ा ये भी जान लीजिए कि पेनिसिलिन जो है ये प्रथम एंटीबायोटिक है, प्रथम एंटीबायोटिक। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आपका सवाल ये भी बन सकता है कि प्रथम एंटीबायोटिक कौन है, तो प्रथम एंटीबायोटिक आपका कौन है, पेनिसिलिन है। और इसकी खोज किसने की थी, तो प्रिय साथियों इसका खोज आपका हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कौन हो जाएगा, रुकिएगा प्रिय साथियों। तो प्रिय साथियों देखिए क्या आपका इसका हो जाएगा, एडवर्ड जेनर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या फिर इयान फ्लेमिंग या फिर लुई पास्चर। तो देखिए पेनिसिलिन जो प्रथम एंटीबायोटिक है, इसका खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। इस बात को आप लोग ध्यान रखिए, किसने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। और यहाँ से कुछ बात अगर और जानिए आप लोग, तो देखिए यहाँ पे जो आपका एडवर्ड जेनर है, इन्होंने क्या किया था, चेचक के टीके का खोज, चेचक का जो टीका है, चेचक के टीके का खोज किसने किया था, आपका एडवर्ड जेनर ने किया था। और लुई पास्चर जो है, इन्होंने क्या किया था, पाश्चुरीकरण का नियम दिया था प्रिय छात्रों। इस बात को भी आप लोग ध्यान रखिएगा। फिर चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 8 के बाद प्रश्न संख्या 9 में चलते हैं। देखिए 9 आपका है कि हाइड्रोफाइट कहते हैं, यानी हाइड्रोफाइट किसको कहेंगे, तो देखिए बहुत आसान तरीका है, क्या है, देखिए हाइड्रो यहाँ पे इंग्लिश में देखिए तो हाइड्रो। और आप एक बात इसको देखिए, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, हाइड्रोजन यानी हाइड्रोजन और हाइड्रो। देखिए हाइड्रो का माने आप ये ध्यान रखिएगा, यानी जल, हाइड्रो मीन्स जल प्रिय साथियों। तो देखिए हाइड्रोफाइट किसको बोलेंगे, एक समुद्री जानवरों को, या फिर एक जलीय पौधों को, एक पौधीय रोग को, या फिर एक जल रहित पौधे को। तो देखिए आप हाइड्रो से याद रखिएगा जल, और इससे आपको क्या ध्यान रखना है कि हाइड्रोफाइट किसको कहते हैं, एक जलीय पौधे को क्या कहा जाता है, हाइड्रोफाइट कहा जाता है, या फिर इसको जलोद्भिद कहा जाता है। जलोद्भिद भी हिंदी में कहा जाता है। आपका हाइड्रोफाइट नहीं पूछ के आपका जलोद्भिद भी लिखा रहे, तब भी आपको ध्यान रखना है किसकी बात कर रहा है, हाइड्रोफाइट की बात कर रहा है, और जलीय पौधे की। और यहाँ पे आपका ना कभी कभी हाइड्रोफाइट नहीं पूछ के क्या पूछ देता है, ज़ेरोफाइट। क्या प्रिय साथियों, ज़ेरोफाइट पूछ देता है, ज़ेरोफाइट। तो ज़ेरोफाइट किसको बोलते हैं प्रिय साथियों, इसको बोलता है मरुद्भिद यानी ज़ेरोफाइट, यानी जो पौधा आपका ना जहाँ पे पानी कम पाया जाता है, कम पानी वाले जगह में जो आपका पौधा पाया जाता है, उसको क्या बोलते हैं, ज़ेरोफाइटिक पौधा बोला जाता है। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। तो इस सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं 9 के बाद 10वां प्रश्न में। देखिए 10वां प्रश्न आपका है कि न्यूक्लियस की खोज सर्वप्रथम किसने की थी, क्या ल्यूवेन होग ने की थी, या स्वान ने की थी, या ब्राउन ने की थी, या फिर रॉबर्ट हुक ने की थी। तो देखिए प्रिय साथियों, न्यूक्लियस जो है जिसको केंद्रक बोला जाता है, इसकी खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी। कब की थी, तो 1831 में की थी। इस बात को आप जानते हैं। और ल्यूवेन होग के बारे में जान लीजिए कि ये इसने किसका खोज किया था, 1674 में जीवित कोशिका का। अगर कभी भी आपको सवाल पूछे कि जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो ल्यूवेन होग ने किया था। और स्वान जो है आपका, स्लाइडेन और स्वान के बारे में आप लोग जानते ही हैं कि स्लाइडेन और स्वान इन्होंने क्या किया था, 1969 में 1969 में इन्होंने क्या किया था, कोशिका सिद्धांत देने का काम किया था। इस बात को आप जानते हैं। बाकी रॉबर्ट हुक के बारे में तो सबको पता है मेरे साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं 10 के बाद 11वां प्रश्न में। देखिए 11वां प्रश्न आपका क्या है कि उस तत्व की पहचान कीजिए जो पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए पृथ्वी की बाहरी परत की बात की है कि सबसे बाहरी परत में, पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। क्या आपका ऑक्सीजन हो जाएगा, सिलिकॉन हो जाएगा, या फिर हाइड्रोजन हो जाएगा, या आयरन हो जाएगा। तो देखिए मेरे साथियों, यहाँ पे बच्चा कंफ्यूज करेगा, क्योंकि बच्चा को ये पता है कि पृथ्वी का बाहरी परत को क्या कहा जाता है, सियाल कहा जाता है। सियाल की जगह में यहाँ पे सिलिकॉन और एल्युमिनियम होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी देखेगा सिलिकॉन, और उसी को टिक मार के आ जाएगा। लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं करना है, आपको ध्यान देना है कि देखिए पृथ्वी की बाहरी परत में सबसे अधिक मात्रा में क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा प्रिय साथियों, क्या पाया जाता है, ऑक्सीजन पाया जाता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 11 के बाद 12वां प्रश्न में।
देखिए 12वां प्रश्न आपका क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। देखिए नाइट्रस ऑक्साइड जिसका सूत्र इस तरह से होता है N2O नाइट्रस ऑक्साइड, निम्नलिखित में से किसका रासायनिक नाम है। क्या टीयर गैस यानी आंसू गैस, या फिर मॉस्किटो रिपेलनेंट, या फिर लाफिंग गैस का, या फिर फायर एक्सटिंग्यूशर का। तो देखिए प्रिय साथियों नाइट्रस ऑक्साइड जो है वो आपका किसका है, लाफिंग गैस का है। देखिए लाफिंग गैस का नाम क्या हो जाता है, नाइट्रस ऑक्साइड भी हो जाता है, N2O भी हो जाता है। तो ये आपका क्या करता है, इसको अगर आप छोड़ दिया जाए तो आदमी इसको सूंघने के बाद ना हंसने लगता है। आदमी क्या करने लगता है, हंसने लगता है। इसलिए इसको क्या बोला गया मेरे साथियों, लाफिंग गैस कहा जाता है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 12 के बाद 13वां प्रश्न में। देखिए 13वां प्रश्न आपका है कि भार के अनुपात में जल में हाइड्रोजन व ऑक्सीजन का अनुपात होता है। देखिए भार के अनुपात में बोला है, भार के अनुपात में बोला है तो जल में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो देखिए जल का ये सूत्र क्या होता है, H2O हो जाता है। अगर इसका आप अनुपात निकालिएगा मेरे साथियों तो यहाँ पे देखिए भार ना, तो हाइड्रोजन का भार कितना होता है, 1 होता है, और यहाँ पे कितना हाइड्रोजन का परिमाण 2 है, तो इसको अनुपात कर देंगे। देखिए ऑक्सीजन 1 है और ऑक्सीजन का भार कितना होता है, 16 होता है। जब इसको आप अगर हल कीजिएगा तो यहाँ पे 2:16 हो जाएगा। इसको और छोटा कीजिएगा तो 1:8 हो जाएगा। तो देखिए 1 अनुपात आपका कहाँ 8 कहाँ है मेरे साथियों, तो ऑप्शन नंबर ए में है 1:8, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा। चलिए साथियों इसके बाद चलते अगले प्रश्न में, 13 के बाद चलते 14वां प्रश्न में। देखिए 14वां प्रश्न आपका है कि धातुएं सुचालक होती है क्योंकि, धातुएं सुचालक क्यों होती है, क्योंकि उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, या फिर उनके अणु एक दूसरे से सटे रहते हैं, या फिर उनके अणु मुक्त रूप से टकराते रहते हैं, या फिर उनका पृष्ठ परावर्ती होता है। तो मेरे साथियों आप सबको पता है कि धातुएं क्या होती है, सुचालक होती है, और सुचालक इसलिए होती है क्योंकि उनमें क्या होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्या होते हैं मेरे साथियों, उनमें मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसी वजह से क्या होता है, धातुएं सुचालक होती है। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिएगा, इस बात को ध्यान रखिएगा। और देखिए एक अधातु है, एक अधातु है जो सुचालक होता है, उसका नाम आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि कौन सी अधातु यानी कौन सी अधातु है जो सुचालक है। चलिए इसके बाद चलते अगले प्रश्न में, 14 के बाद 15वां प्रश्न में। देखिए 15वां प्रश्न आपका है कि जर्मन सिल्वर में निम्नलिखित में से कौन सा नहीं होता है। जर्मन सिल्वर में इन चारों में से कौन नहीं है, क्या कॉपर नहीं है, या निकेल नहीं है, या सिल्वर नहीं है, या जिंक नहीं है। तो फिर साथियों आप लोग पहले तो ये जान लीजिए कि जर्मन सिल्वर में है कौन कौन। तो देखिए जर्मन सिल्वर में आपका कौन कौन होता है, एक तो तांबा होता है, जर्मन सिल्वर में तांबा होता है फिर साथियों। उसके बाद उसमें क्या होता है, निकेल होता है, निकेल होता है, और उसमें क्या होता है, जस्ता होता है। क्या होता है, जस्ता होता है। देखिए आपका जर्मन सिल्वर में तांबा, निकेल और जस्ता, इन तीनों का आपका मिश्रण कौन है, आपका जर्मन सिल्वर। तो देखिए आपका तांबा को क्या बोला जाता है, कॉपर बोला जाता है, तो ये तो होगा आपका। देखिए निकेल भी होगा मेरे साथियों, और जिंक को ही जस्ता बोला जाता है, ये भी होगा। लेकिन आपका जो सिल्वर है, ये सिल्वर आपका जर्मन सिल्वर में नहीं पाया जाता है। लेकिन बच्चा यहीं पर कन्फ्यूज करेगा, क्यों, क्योंकि देखिए नाम पे क्या लिखा हुआ है, जर्मन सिल्वर, तो और बच्चा क्या सोचेगा कि सिल्वर है तो यहाँ पर सिल्वर होगा ही, बाकी दूसरे को टिक मार के आ जाएगा। तो मेरे साथियों आपको ध्यान रखना है और मेहनत करते चलना है। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 15 के बाद 16वां प्रश्न। देखिए 16वां प्रश्न आपका कि निम्नलिखित में सबसे भारी धातु है, सबसे भारी धातु कौन सा आप बताइए। क्या आपका तांबा हो जाएगा, यूरेनियम हो जाएगा, एल्यूमिनियम हो जाएगा, या चांदी हो जाएगा। फटाफट आप लोग बताइए कि सबसे भारी धातु कौन हो जाएगा। तो देखिए साथियों आपका भारी धातु कौन हो जाएगा, वो हो जाएगा यूरेनियम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, यूरेनियम जो है ये सबसे भारी धातु है। लेकिन आपको भारी नहीं पूछ करके अगर सबसे हल्की पूछ देता, सबसे हल्की धातु पूछ देगा मेरे साथियों, तो आप ध्यान रखिएगा कौन है, सबसे हल्की धातु आपका लिथियम है। कौन है, लिथियम जो है सबसे हल्की धातु, इसको आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 16 के बाद 17वां प्रश्न में। देखिए प्रश्न संख्या 17 आपका है कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम है। ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है, क्या आपका कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, या सोडियम बाइकार्बोनेट, या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, या फिर कैल्शियम कार्बोनेट। बताइए आप लोग ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है। तो देखिए ब्लीचिंग पाउडर का क्या हो जाता है, CaOCl2, ये आपका सूत्र हो जाता है ब्लीचिंग पाउडर का। तो देखिए इसका अगर आप नाम देखिएगा तो Ca हो गया कैल्शियम, O से ऑक्साइड, और C से क्लोराइड, यानी कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड क्या हो जाएगा मेरे साथियों, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम हो जाएगा, और यही सवाल का जवाब हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं इसके बाद अगले प्रश्न में, 17 के बाद 18वां प्रश्न। देखिए 18वां प्रश्न आपका है कि धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र है। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, क्या Na2SO4.10H2O, या फिर NaCO3, या फिर Na2CO3.10H2O, या फिर कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो देखिए मेरे साथियों आपका धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या हो जाएगा, Na2CO3.10H2O हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बाकी अगर यहाँ पे सवाल आपका ये पूछता कि आपका धोने के नहीं मतलब यानी खाने वाला सोडा अगर पूछता, खाने वाला सोडा यानी पकाने वाला सोडा, तो आप बताइए उसका तब आंसर क्या हो जाता, उसको आप कमेंट बॉक्स में बताइए। चलेंगे 18 का 19वां प्रश्न में। देखिए 19वां प्रश्न आपका है
कि अम्ल एवं भस्म के परीक्षण के लिए किसका उपयोग किया जाता है? क्या लिटमस पत्र का किया जाता है, या कोबाल्ट पत्र का, या अमोनिया पत्र का, या इनमें से कोई नहीं? तो देखिए अम्ल और भस्म का अगर आपको पता करना है कि कौन अम्ल है कौन भस्म है, इसके परीक्षण के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है प्रिय साथियों? वो किया जाता है लिटमस पत्र का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? लिटमस पत्र का। और आप लोग ये भी बता दीजिए कि अम्ल जो है वो लिटमस पत्र को कैसा कर देता है? तो प्रिय साथियों अम्ल क्या करता है? वो नीले को लाल कर देता है। ध्यान रखिएगा, अम्ल नीले को लाल कर देता है। और क्षार क्या करता है? क्षार जिसको भस्म बोलते हैं, क्षार ये क्या करता है? लाल को नीला कर देता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। चलेंगे 19 के बाद 20वां प्रश्न में। 20वां प्रश्न आपका देखिए कि निम्नलिखित में से कौन से युग्म का सही मिलान है? कौन से युग्म का सही मिलान है? क्या पहला नंबर ऑप्शन ए यानी सिस्मोग्राफ भूकंप के झटके की तीव्रता को रिकॉर्ड करता है, या फिर पिक्नोमीटर सौर विकिरण को मापता है, या फिर पायरोमीटर द्रव का घनत्व मापता है, या फिर पायरिलियोमीटर उच्च ताप को मापता है? तो फिर साथियों आप लोग बताइए कि कौन सा युग्म सही मिलान है? तो देखिए आप सबको पता है कि जो सिस्मोग्राफ है, सिस्मोग्राफ ये क्या करता है? भूकंप की तीव्रता का रिकॉर्ड करता है। यानी भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? सिस्मोग्राफ को। तो ये वाला क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा मेरे साथियों। उसके बाद देखिए अगर आप बात करें यहाँ पे पिक्नोमीटर का, आप बात करें किसका मेरे साथियों? पिक्नोमीटर का। तो पिक्नोमीटर क्या करता है? तरल पदार्थ का घनत्व को, किसको? ये पिक्नोमीटर तरल पदार्थ के घनत्व को मापता है। और आपका जो यहाँ पे पायरोमीटर है, पायरोमीटर ये क्या करता है? ये द्रव का घनत्व को नहीं मापता बल्कि किसको मापता है? उच्च तापमान को मापने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। और आपका जो यहाँ पे क्या है? पायरिलियोमीटर, पायरिलियोमीटर ये उच्च ताप को नहीं मापता मेरे साथियों, बल्कि क्या करता है? सौर विकिरण को मापने का काम करता है। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलेंगे 20 के बाद 21वां प्रश्न में। देखिए 21वां प्रश्न आपका क्या है कि ट्रांसफार्मर क्या है? जो ट्रांसफार्मर आप देखते हैं अपने गांव में, अपने आसपास में, वो क्या है? क्या वो डीसी को एसी में परिवर्तित करता है, या फिर एसी वोल्टता को घटाने और बढ़ाने में प्रयुक्त होता है, या फिर एसी वोल्टा को डीसी वोल्टा में परिवर्तित करता है, या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो देखिए मेरे साथियों जो ट्रांसफार्मर है ना, जिसका खोज कौन किया था? माइकल फैराडे ने किया था। कब? 1831 में। इसका खोज किसने किया था? माइकल फैराडे। माइकल फैराडे इसका खोज कौन? माइकल फैराडे ने कब किया था? 1831 में किया था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। ट्रांसफार्मर का खोज माइकल फैराडे ने 1831 में। तो ये क्या करता है आपका? ये आपका वोल्टेज को ना कम बेसी करने का काम करता है। अगर ज़्यादा वोल्टेज आ गया तो उसको कम करके फिर कम करने का काम करता है, यानी एसी वोल्टा को घटाने और बढ़ाने का काम करता है। मेरे साथ इस बात को आप ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद चलते 21 के बाद चलते 22वां प्रश्न में। देखिए 22वां प्रश्न आपका क्या है कि निम्नलिखित में से प्रकाश के प्राथमिक रंग कौन से हैं? क्या आपका पीला, लाल और हरा हो जाएगा, नीला, लाल और हरा हो जाएगा, या बैगनी, लाल और पीला हो जाएगा, या जामुनी, बैगनी और हरा हो जाएगा? तो आप ध्यान रखिएगा एक ट्रिक, आरबीजी ध्यान रखिएगा। क्या हो जाएगा? आर से हो जाएगा रेड, आर से हो जाएगा मेरे साथियों रेड, बी से आपका हो जाएगा ब्लू, और जी से हो जाएगा क्या आपका? ग्रीन। जी से ग्रीन माने हरा, देखिए हरा यहाँ पे है। बी से ब्लू माने नीला, देखिए यहाँ पे है। और आर से रेड माने लाल यहाँ पे है। तो देखिए आपका प्राथमिक रंग क्या हो जाएगा? नीला, लाल और हरा हो जाएगा। नीला, लाल और हरा ये क्या हो जाएगा? प्राथमिक रंग हो जाएगा। इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलेंगे 22 के बाद 23वां प्रश्न में। देखिए 23वां प्रश्न क्या है कि मायोपिया से क्या तात्पर्य है? मायोपिया से क्या तात्पर्य है? क्या ये आपका दूरदृष्टि दोष है, या फिर निकट दृष्टि दोष है, या फिर वर्णांधता है, या फिर रक्तौंधी है? तो देखिए मेरे साथियों मायोपिया क्या होता है? यह होता है निकट दृष्टि दोष को ही मायोपिया कहा जाता है। निकट दृष्टि दोष को क्या कहा जाता है? मायोपिया कहा जाता है। अब बताइए निकट दृष्टि अगर दोष है तो उसके निवारण के लिए कौन सा लेंस? तो ध्यान रखिएगा आप लोग, उसके निवारण के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। किसका? अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है मेरे साथियों, चलेंगे इसके बाद अगले प्रश्न में 23 के बाद 24वां प्रश्न। देखिए 24वां प्रश्न है कि निम्न में से क्या वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है? वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम कौन नहीं है? क्या आपका सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई पड़ना, या फिर सूर्य का सूर्यास्त के समय लाल दिखाई देना, या फिर सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना, या फिर रात में तारों का टिमटिमाना? तो प्रिय साथियों बताइए कि वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम नहीं है। तो देखिए वायुमंडलीय अपवर्तन का परिणाम कौन नहीं हो जाएगा? तो आपका हो जाएगा सूर्य का आकाश में अपनी वास्तविक ऊंचाई से ज़्यादा ऊंचाई पर दिखना। ये आपका क्या हो जाएगा? वायुमंडलीय अपवर्तन का ये परिणाम नहीं होगा। बाकी जितनी सारी भी घटना है, सारी घटनाएं वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। जैसे रात में तारों का टिमटिमाना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्यास्त और सूर्योदय के समय सूर्य का लाल दिखना वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण होता है। सूर्य का अपने वास्तविक उदय से 2 या 3 मिनट पहले दिखाई देना, ये भी आपका वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही होता है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा मेरे साथियों। तो इस सवाल का जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलेंगे 24 के बाद 25वां प्रश्न में।
देखिए 25वां प्रश्न है कि हम दलदली सड़कों पर क्यों फिसलते हैं या फिर चिकनी सतह पे क्यों फिसल जाते हैं। क्या रीज़न है कि गुरुत्वाकर्षण बल के कारण या फिर घर्षण की कमी के कारण या फिर आपेक्षिक वेग के कारण या फिर घर्षण की अधिकता के कारण। तो देखिए प्रिय साथियों, दलदली सड़कों पर या फिर चिकनी सतह पर ना हम लोग फिसल जाते हैं और फिसलने का रीज़न क्या है कि वहाँ पर ना घर्षण की कमी के कारण, घर्षण की कमी के कारण। कौन? घर्षण बल की कमी के कारण क्या करते हैं हम लोग? फिसल जाते हैं और यही इस सवाल का जवाब हो जाएगा। तो प्रिय साथियों बताइए आप लोग, देखिए आज हम लोग ना ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं किए, ज़्यादा आप लोग को डिटेल से नहीं बताए। आप लोग बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया। इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहें और मेहनत करते रहें और हर हाल में आप लोगों को एक सरकारी कॉलेज में एक सीट लेना है मेरे साथियों। और जब तक के लिए पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। बाय बाय, अपना ख्याल रखें।